नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित लेकर हाजिर हूं काव्यधारा। ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं, उनमें सबसे पहले मैं परिचय करा दूं क्योंकि मातृशक्ति अकेली हैं। कुसुम वर्मा जी लोक गायिका हैं, वैसे तो शिक्षिका हैं, प्रधानाचार्य हैं, लेकिन लोक से इनका हृदय ज़्यादा जुड़ता है और आज हम उसी उत्सव के साथ जुड़े हैं, इसलिए आज उसके माध्यम से हम सबसे जुड़ेंगी और आप तक स्वर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत कुसुम जी। और हमारे साथ हैं अतुल कुमार जी, लखनऊ के ही रहने वाले हैं और लखनऊ इनमें और ये लखनऊ में बसते हैं, लेकिन श्रृंगार के कवि हैं। अब देखते हैं कि भारत माता के श्रृंगार में क्या स्वर अपना प्रस्तुत करते हैं। और साथ में हैं लखनऊ के ही हिमांशु लखनवी जी। लखनऊ अपना नाम ही जोड़ लिया है, कहते हैं दिल तो बरेली से जुड़ा है, झुमके के कारण नहीं, विचार के कारण वहाँ पढ़े हैं तो दिल जुड़ा है। लेकिन अब लखनऊ में ही चूँकि आगे सारी यात्रा इनकी चल रही है तो लखनऊ ही इनकी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस काव्य धारा में अपनी काव्य सृजन के माध्यम से इन सब हमारे जो अतिथि हैं उनके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके दिल के तार छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि ये आज़ादी का उत्सव है और हम सब इसको मना रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अतुल जी आप ही से शुरू करें और आप क्या इस अवसर पर अपने जो जयघोष के श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको आप क्या स्वर देना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? सर, युवा जो हमारा आज का जो हमारा युवा थोड़ा सा भटक रहा है, कहीं जी भूल जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 4 लाइनों से जी जरूर उस युवा को जरूर जोड़ना स्वागत। चाहूँगा कि नैन से बहते पानी का क्या फ़ायदा, नैन से बहते पानी का क्या फ़ायदा, नैन से बहते पानी का क्या फ़ायदा, खून में उस रवानी का क्या फ़ायदा, वो जो मिट ना सके गर वतन के लिए, वो जो मिट ना सके गर वतन के लिए, ऐसी निष्फल जवानी का क्या फ़ायदा। क्या बात है, क्या बात है। मैं यहीं से बताना चाहता हूँ कि युवा अगर ये भूल रहा है, भटक रहा है कि समाज में हिंदू मुस्लिम आपस का भाईचारा भूल रहा है, तो युवा को ये ध्यान रखना चाहिए हम लोग उस धारा से आते हैं जहाँ लखनऊ में रह करके, जिसे कहा जाता है हर एक तरह की, हर एक मज़हब के लोग एक साथ मिल करके यहाँ रहते थे, प्रेम से रहते थे, सौहार्द से रहते थे इसी हिंदुस्तान में, और सबने अपना बलिदान दिया है, त्याग दिया है इस आज़ादी के लिए। चाहे वो हमारे साथ भगत सिंह हो, चाहे जय गुरु, चाहे सुखदेव, चाहे हम और उन भी नाम लें, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। साथ ही साथ मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जवानों ने क्या करा है कि आज की डेट में किसी को तंज कसना वो शुरू कर दिया है कि वो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। लेकिन उस समय में उस जगह पर अगर आप वहाँ पर होते और जितने आपके पास साधन मौजूद थे, उन साधनों के साथ आप क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल वो उस समय की वजह से उन्होंने डिसीजन लिए। आज के डिसीजन, आज आपके पास बहुत से है, सोशल मीडिया है, आज फैला देते हैं, जरा सी कोई बात होती है सोशल मीडिया पे डाल दिया हमने, जबकि उस समय ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो साथियों, समय, देश काल, परिस्थिति, ये 3 वो तत्व हैं जो किसी कथानक के लिए ज़रूरी हैं, जो किसी घटनाक्रम के लिए ज़रूरी हैं, जो किसी निर्णय का आधार होते हैं। और इन 3 तत्वों से ही हम भविष्य का निर्णय, वर्तमान का निर्णय या जो पीछे भूत है हमारा, उसके किसी फैसले का विवेचन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उस परिस्थिति में पहुंचना, है ना, कि वो पीर पराई जानने के लिए आपको उस पीड़ा से जुड़ना पड़ता है। और अगर हम जुड़ नहीं पाते तो हमारी जो बात है उसका वजन, उसके भाव, उसकी प्रभाव बहुत कम होगा, और इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, चूँकि देश जवान है, युवा आबादी सबसे ज़्यादा है और आबादी भी देश की सबसे ज़्यादा है, पहला नंबर पे आ गए हैं हम लोग, लेकिन हर काम में, भावना में, विचार में और देश के काम भी हम पहले नंबर पर आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करते रहें। जो आपने आवाज़ दी है, उस निष्फल जवानी का क्या फ़ायदा, तो अगर वो फलित नहीं हो रही है तो जवानी बेकार हो जाएगी। तो वो देश के काम भी आए, परिवार के काम भी आए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के काम आए और देश के विकास में नई अवधारणा के सूत्रपात के भी काम आए। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसका जिक्र करते हैं तो कुसुम जी के पास जाएं, उससे पहले मैं हिमांशु लखनवी जी को भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो आप इस दिशा में क्या अपनी बात रखना चाहते हैं अपने काव्य के जरिए। जैसा सर आपने बताया, मेरा नाम हिमांशु लखनवी और मैं किस शहर से आया हूँ। मैं कविता के माध्यम से बात करूँ कि जहाँ लड़के की पत्नी को लोग बहू कहते हैं, कि जहाँ लड़के की पत्नी को लोग बहू कहते हैं,
हम उस शहर में पढ़ रहे हैं जिसे लखनऊ कहते हैं। क्या कहना? हम उस शहर में पढ़ रहे हैं जिसे लखनऊ कहते हैं। ये जीवन कहर वाला है, कोई खेल पहेली नहीं होता। ये जीवन कहर वाला है, कोई खेल पहेली नहीं होता। हिमांशु आज भी नहीं सुना जाता अगर शहर बरेली नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो बरेली से लखनऊ का रिश्ता आपने जोड़ा है, लेकिन लोक से जोड़ने के लिए कुसुम जी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लोक गीतों में किस तरह से देशभक्ति की बात की गई है, कैसे समाज की बात की गई है, कैसे जनमानस की बात की गई है। तो कुसुम जी। बिल्कुल, लोक स्वर हैं हमारे लोकगीत। अब देखिए ना, अंग्रेज यहाँ पर व्यापारी बन करके आए और शासक बन बैठे। तो मैं जो सुनाने वाली हूँ, लोक विधाओं में बहुत ही प्रसिद्ध विधा है कजरी। और कजरी में, और ये मौसम भी चल रहा है। हाँ जी, मौसम भी चल रहा है। कजरी में देश प्रेम की बात इस तरह से डालकर कहना, ये कलाकार के ही बूते की बात है। तो जी कि अरे रामा हिंद देश के शान, बरनी नहीं जाए रे हरी। के अरे रामा हिंद देश के शान, बरनी नहीं जाए रे हरी। ये हिमालय सिद्ध शिवालय, हाँ ये हिमालय सिद्ध शिवालय, और सुर सरिलेत लहरिया रामा। के अरे रामा लहरत खेत किसान, परम सुख दाई रे हरी। के हरे रामा सिंध देश के शान, बरनी नहीं जाए रे हरी। करे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के हमेशा साथ रहे हैं। यही हमारे अखंड भारत की तस्वीर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सबको बसत सहरिया रामा। के अरे रामा सबके बासम्मान, सब सुख पावे रे हरी। के अरे रामा हिंद देश के शान, बरनी नहीं जाए रे हरी। बरनी नहीं जाए रे हरी, बरनी नहीं जाए रे हरी। बहुत खूब। शायद यही वजह रही होगी कि अलग अलग फिल्मों में बहुत से गीतकारों ने बहुत से शानदार गीत लिखे। उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी भी स्वर दिया है। और जिस देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, ये भी कहा है। और वहाँ पर वीरों की गाथाओं को गाने के साथ में उनका उत्साहवर्धन भी किया है। लेकिन अतुल कुमार जी अपनी शैली में राष्ट्र के स्वर को आप तक पहुँचा रहे हैं। जोड़े राष्ट्र ध्वज की बात हो रही है, और आज जो है बड़ा मन खराब हुआ। सुबह एक चीज़ देखी, कहीं एक गाड़ी देखी खड़ी हुई, उस गाड़ी पे एक झंडा लगा था, झंडा उल्टा लगा हुआ था। और उसको देख करके मन बड़ा विचलित हुआ, और कोशिश करी और जोड़ा, वहाँ पे लोगों को बुलाया, पता चला कि किसकी गाड़ी है, उनसे कहा। हालांकि सज्जन अच्छे थे, बात समझे उन्होंने, चीज़ सही भी करी। वहीं पे मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो युवा सोशल मीडिया का है, वो ये नहीं देखता है कि हमको झंडा कैसे लगाना है, लेकिन झंडे के साथ फ़ोटो खिंचानी है। आज 15 अगस्त आ गया, तो बस वहाँ पे 4 लाइनें देखिएगा। कोशिश करिए आज की कि आज़ादी का पर्व मनाते हैं, आज़ादी का पर्व मनाते हैं, उल्टा झंडा फहराते हैं। आज़ादी का पर्व मनाते हैं, उल्टा झंडा फहराते हैं। फंसे हैं सोशल मीडिया में, फंसे हैं सोशल मीडिया में, हम सेल्फी खींच लगाते हैं, हम सेल्फी खींच लगाते हैं। झंडारोहण का होश नहीं, झंडारोहण का होश नहीं, हम गरिमा ध्वज की गिराते हैं। आज़ादी का पर्व मनाते हैं, तो एक तरह से ये तंज है, उल्टा झंडा फहराते हैं। और ये सबक भी है हम सब के लिए कि जो ऐसी जो राष्ट्र की गरिमा है, ध्वज की गरिमा है, या हमारे देश के प्रति हमारी भावना है, उसका जब हम प्रस्फुटन करते हैं, जब उसके प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब अपनी भावना का अर्पण करते हैं, तो उसके विषयों से, उसके बुनियादी उसूलों से भी जुड़ना होगा। पहले हमारे यहाँ मॉडल कोड एंड कंडक्ट था ध्वजारोहण के लिए, ध्वज के लिए, लेकिन जन जन का हो, इसलिए अब उसमें शिथिलता दी गई ताकि हर
परिवार, हर घर उसका सम्मान कर सके। पहले सिर्फ खादी के झंडे बनते थे, लेकिन सिर्फ खादी के झंडे देश भर में पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए पॉलिस्टर के और अन्य कपड़ों के भी झंडे बनाने के लिए शिथिलता दी गई कानून, ताकि हम सब इसे फहरा सकें और सब अपने घरों में से फहरा सकें। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करे और उसके साथ उस भावना से जुड़े, क्योंकि बहुत सख्त दायरों में कई बार हम उससे जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते, लेकिन इस जुड़ाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है और उस जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी आती है। तो चलिए इस स्वतंत्रता दिवस के साथ आप इस सबक के साथ आगे बढ़ें कि आगे राष्ट्र ध्वज की गरिमा से कभी समझौता नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे और किसी को भी उपहास उड़ाने का अवसर भी नहीं देंगे, और हमारे किसी देश के नागरिक को ये पीड़ा भी न होने पाए हमारे किसी कृत्य से, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो हिमांशु लखनवी जी, इस पर आप कोई और रचना जो इससे आप जोड़ रहे हों? बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले एक घटना घटी थी पुलवामा वाली, वहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए थे। तब मैंने उस टाइम पे सर 4 लाइनें लिखी थी, आपके बीच निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। एक हमारा देश है जहाँ आपने हम लोगों को बुलाया और हम लोग आपके पास आके बैठ गए, और एक मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के लोग क्या करते हैं, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। हमें लगता है कुछ बातों को वो स्वीकार बैठे हैं, हमें लगता है कुछ बातों को वो स्वीकार बैठे हैं, वो अपनी आँख में इंसानियत को मार बैठे हैं, वो अपनी आँख में इंसानियत को मार बैठे हैं, जिसे देखो वो बम बांधे चला आता है भारत में, जिसे देखो वो बम बांधे चला आता है भारत में, तुम्हारे मुल्क के लड़के क्या सब बेकार बैठे हैं, तुम्हारे मुल्क के लड़के क्या सब बेकार बैठे हैं। बहुत सही बात उन्होंने उठाई है कि अगर हम तरक्की की बात करते हैं, अगर हम आपस के रिश्तों की बुनियाद की बात करते हैं और अगर उसे पालते पोसते हैं, तो दोनों तरफ तरक्की की धारा बहेगी, और जो नदी बहती है वो अंतर नहीं करती, इधर का पानी उधर पहुंचा देती है क्योंकि वो जीवन के लिए ज़रूरी है। जो हवा बहती है वो भी अंतर नहीं करती, और वो दोनों तरफ बराबर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। और कुछ ऐसे ही बादल भी जब बरसते हैं तो सबको भिगोते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है, अपनी उनकी प्रवृत्ति है। तो जो मानवीयता है वो हर तरफ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत तकलीफ देह है कि कुछ ऐसे लोग जो न केवल किसी देश की परिधि को दागदार करते हैं, बल्कि उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी देश इससे दो चार हो रहा है। हालांकि मुझे 2 बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला, 2004 और 2005 में, और आवाम बड़ी अच्छी है हर तरफ, और दोनों तरफ इन रिश्तों में डोर को बांधने की कोशिश है, लेकिन जो भटके हुए लोग हैं वो उसे जुड़ने देते नहीं। तो हम सबको, जो पाकिस्तान के श्रोता कभी गलती से या सही में सुने, तो वो भी इसका विचार करें कि हमें ऐसे जो भटकाने वाले लोग हैं उनसे सावधान होना है और उनसे अपने रिश्ते को जोड़ने से बचना है, क्योंकि वो किसी के हिमायती, किसी के लाभ के लिए नहीं, बल्कि वो मौका परस्त हैं, और उनसे हमें ज़रूर बचना होगा। और अपनी जो युवा आबादी है उसको सही स्वर देना होगा, उसको सही आवाज़ देनी पड़ेगी, ताकि वो सही बात करने का दम रखे और खम ठोक कर ये बात कहे कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मुस्तकबिल, हमारा भविष्य क्या है। और ऐसी स्वर अब सुनने को मिल रहे हैं, वो सोशल मीडिया ही उसका माजी बन रहा है और लेकर पहुंचा रहा है। तो कुसुम जी, इस तरह की जब भावना आती है तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगी? बिल्कुल सही। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा निरंतरता हमारी संस्कृति है, और किस तरह से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जड़ों में किस तरह से हमने अपने पैर जमा रखे हैं और हाथ उठा करके चांद छू रहे हैं। क्या बात। तो सुनिएगा कि जब से यूपी मां युवाओं की सरकार बाटे, योजना 1000 बाटे ना, कि जब से यूपी मां युवाओं की सरकार बाटे, योजना 1000 बाटे ना, कि समिट इन्वेस्टर से बढ़त रोजगार बाटे, यूपी मां विकास बाटे ना। अरे रुके ना गरीबन के
धन बिन पढ़ाई, योजना स्कॉलरशिप सरकार लाई, योजना स्कॉलरशिप सरकार लाई। तो इंटर बाद लैपटॉप योजना तैयार बाटे, फ्री कोचिंग करार बाटे ना हो। इंटर बाद लैपटॉप योजना तैयार बाटे, फ्री कोचिंग करार बाटे ना हो। जब से यूपी में युवाओं की सरकार बाटे, योजना 1000 बाटे ना। तो सुनिएगा, बाप बा गरीब कैसे करे कन्यादानवा, बाप बा गरीब कैसे करे कन्यादानवा। एही के खातिर बाटे भाग्य लक्ष्मी योजना, एही के खातिर बाटे भाग्य लक्ष्मी योजना। हो रेहड़ी पटरी फेरी वाले सब निहाल बाटे, जनता खुशहाल बाटे ना हो। जब से यूपी में युवाओं की सरकार बाटे, योजना 1000 बाटे ना। के समिट इन्वेस्टर से बढ़त रोजगार बाटे, यूपी में विकास बाटे ना, यूपी में विकास बाटे ना, यूपी में विकास बाटे ना। बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है, सरकार जो है वो जनता की होती है कि जब हम लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं तो वो गणतंत्र है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो लोग है उसके मिलने से सरकार बनती है। और वो जब मिलते हैं तो मन मिलता है, और जब मन मिलता है तो बहुत सारे प्रयास साझेदार होते हैं। और उस प्रयासों में जो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक परिवार हैं, उनका उद्यमिता का, कारोबार का, उसका भी रिश्ता है, क्योंकि उससे रोज़गार बढ़ता है। और रोज़गार जब होता है तो नवाचार की आवश्यकता भी होती है, और तब आविष्कार भी होता है। और जब नए शोध नवाचार होता है तो उसमें बहुत से बुद्धि और जो शोधार्थी हैं उनको अवसर मिलता है, तो वो देश की तरक्की के लिए नए आयाम गढ़ते हैं। और जब ऐसे आयाम गढ़े जाते हैं तभी हम दुनिया के तमाम देशों के साथ मुकाबले में हम कदम होते हैं। और ऐसी आवश्यकता हमेशा रहेगी, चाहे हम जितनी तरक्की कर लें, लेकिन वो तरक्की की राह पर जब हम साझेदार होते हैं तो सारी सफलताएं जल्दी मिलती हैं। और ये जो एकजुटता है, एक रूपता है, सबका मिलन है, ये बेहद ज़रूरी है। और देश की तरक्की में आज जब हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्सव मना रहे हैं तो उत्सव उसी का है। कुछ तरक्की का उत्सव है, कुछ साझेदारी का उत्सव है, कुछ परंपरा का उत्सव है, कुछ जीवन के और जो उमंग उल्लास है उसके साथ में आगे की जो भविष्य की अपेक्षाएं हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आगे बढ़ने में हिमांशु लखनवी क्या सुनाने वाले हैं इसके साथ में? मैं, क्योंकि स्वतंत्रता का दिन है आज, आज़ादी का दिन है, और आज़ादी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, तो मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूँ। सर, जब उत्तर प्रदेश में, यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनका अपना एजेंडा था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हालांकि वो बात अलग है, कुछ लोग पैक करा कर ले गए। तो जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो उनका अपना एजेंडा था। तो मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते। मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते। बहुत सुंदर। देखिए, भ्रष्टाचार बहुत खतरनाक दीमक है जो न केवल देश की तरक्की के लिए बाधक है, बल्कि देश की जो आवाम है, जो जनता है, उसके हर काम के राह में बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ी बाधा है। और इसलिए इस बार 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने आवाज़ भी दी है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। तो ये नारा जब ऊपर से दिया जा रहा है तो ये अवसर है कि जब देश की पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मिल करके ऐसे भ्रष्टाचारियों को न केवल बेनकाब करें, बल्कि अगर आपके साथ कोई भी भ्रष्टाचार की बात करे तो उसकी शिकायत विजिलेंस के लिए ज़रूर करें। उसका नंबर अपने साथ रखें जो अखबार में छपता है, वेबसाइट पर दिया हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो
धीरे धीरे वो सारे जो भ्रष्टाचारी जो पैक करा कर ले जाते हैं उनकी पैकिंग बंद हो जाएगी। और ये बंद कौन करेगा? वो जागरूक नागरिक करेगा। और नागरिक जब जागरूक होता है तो कोई भी जो गड़बड़ी है वो करने वाले डरते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि न खाने और न खाने देने वाले अगर तैयार हैं तो न खिलाने देने वाले भी तैयार हो जाएं। और ये समय की मांग है और देश की तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। और अगर हमें विकसित भारत बनना है तो इस दीमक को हमें उखाड़ फेंकना होगा। हालांकि खेती में दीमक लाभकारी होता है। तो आप अतुल जी अब क्या सुनाना चाहते हैं? सर देखिए, जैसा आपने कहा ना कि आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग मिल करके चलें, और जिसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। हमने जो कभी कमियां हैं रह गई हैं, चाहे वो भूल हो गई हैं हमसे, उसको सुधार करके चलेंगे तभी हम तरक्की की ओर चलेंगे। तो इतिहास के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल का युवा कुछ लोगों को भूल गए, हम लोग भी कुछ लोगों को भूल गए हैं। कई ऐसे नाम हैं, अशफाक उल्लाह खां का नाम लिया जाए तो जल्दी लोग नहीं याद रख पाते। हाँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसीलिए मैं 4 अपनी लाइनों से आपको कुछ पुराने हमारे वीर जवानों के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। ज़रूर। जिसे अब भूलते हैं सब वही एक याद कहनी है, जिसे अब भूलते हैं सब वही एक याद कहनी है, हमारे बीते उस इतिहास की वो रात कहनी है, वो जिसने दार को चूमा जवानी ताक पे रखकर, वो जिसने दार को चूमा जवानी ताक पे रखकर, उस हिंदुस्तान के बेटे भगत की बात कहनी है, उस हिंदुस्तान के बेटे भगत की बात कहनी है। अब देखिए, वो भगत सिंह ऐसे ही नहीं बन पाए, उनकी माँ ने क्या त्याग करे होंगे तब वो भगत सिंह बने हैं। और उन माँ के चरणों में ये लाइन है कि कहाँ मिलती है अब वो माँ जो बेटा देश को सौंपे, कहाँ मिलती है अब वो माँ जो बेटा देश को सौंपे, हमें उस माँ के बलिदानों की सारी बात कहनी है, हमें उस माँ के बलिदानों की सारी बात कहनी है। भगत के साथ थे सुखदेव राजगुरु शहीदों में, भगत के साथ थे सुखदेव राजगुरु शहीदों में, इन्होंने की थी जो मिलके वो भूख हड़ताल कहनी है, इन्होंने की थी जो मिलके वो भूख हड़ताल कहनी है। और 2 लाइनों से वाणी को विराम देता हूँ कि अभी भी गर जो मैं भूलूं, अभी भी गर जो मैं भूलूं कोई किस्सा शहीदों का, अभी भी गर जो मैं भूलूं कोई किस्सा शहीदों का, तो फिर तुम ये समझ लेना कलम से आग कहनी है, तो फिर तुम ये समझ लेना कलम से आग कहनी है। बहुत खूब, बहुत खूब। देश की आज़ादी के लिए शहादत देना कोई छोटा काम नहीं है। आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान जब बलिदान के रूप में आ जाए, जीवन का दान के रूप में आ जाए, तो ये सर्वोच्च है। और ऐसे सर्वोच्च बलिदान करने वालों को हम नमन करते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी उन्हीं लोगों के कारण अक्षुण्य है। और ऐसे बहुत से क्रांतिवीर, बहुत से ऐसे बलिदानी, आज भी सैनिक जो अपनी शहादत देते हैं, उनकी वजह से हम न केवल सुरक्षित हैं बल्कि खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वरना तमाम देशों का क्या हाल है हम देखते हैं और देख भी रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो जवान साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही, उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी बहुत बड़ी है। और देश की तरक्की में उनकी हिस्सेदारी अगर बेहतर होगी तो देश भी बहुत गतिशील रहेगा और विकसित भारत 2047 से पहले हम बना सकेंगे। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर समझें और दायित्व बोध से मिलकर चलें। और अगर कुर्बानी देनी ही है, जीवन को आपको होम करना ही है, जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग अपना आजकल किसी भी तनाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड जो है वो गैर कानूनी भी है और इसका कोई मायने भी नहीं है और प्रेरणा तो किसी को मिलती नहीं। इसलिए अगर ऐसा लगता भी है तो देश को अपना जीवन समर्पित करें, देश की सेवा करें, देशवासियों की सेवा करें, और शायद आपका जो तनाव है, डिप्रेशन है, अवसाद है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि जब देश के काम आप आते हैं तो आत्म अनुभूति और आत्म उत्साह जो है वो बढ़ जाता है। कुसुम जी, क्या सुनाने वाली हैं और आप? बिल्कुल, सुप्रसिद्ध कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना सुनाना जरूर। चाहती हूँ। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है।
क्या गणना है कितनी लंबी हम सब की इतिहास लड़ी, क्या गणना है कितनी लंबी हम सब की इतिहास लड़ी। हमें गर्व है कि बहुत ही गहरी हमारी नींव पड़ी, हमें गर्व है कि बहुत ही गहरी हमारी नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियां बड़ी बड़ी, इतिहासों ने किया सदा ही, इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये हिंदुस्तान हमारा ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक एक एक रणबांकुरा देश में जीवित रहेगा, क्योंकि अंतिम सांस तक हम अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखेंगे और यही आज़ादी का मतलब भी है, उसके मायने भी हैं। और इसको जब रखते हैं तो हमारी वो माएँ जो जनती हैं, जो जननी हैं, उसका सम्मान भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पोसता है, पालता है, बड़ा करता है, हमें समृद्ध करता है, उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। वो भारत माता भी है, वो गौ माता भी है, और वो जो है वो हम धरती माता भी है जो पोषण करती है, और हमारी अपनी माँ तो है ही है। तो हिमांशु लखनवी जी माँ को आवाज़ दे रहे हैं और माँ के सम्मान में समर्पित करते हैं। जैसा सर ने बताया, मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं, वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं। जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं, जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं। जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो, जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो। है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं, है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं। बिल्कुल, और हम इतिहास वाकई लिख रहे हैं, क्योंकि देश की तरक्की की तमाम इबारतें लिखी जा रही हैं, और केवल हम नहीं लिख रहे हैं, पूरी दुनिया उसको लिख रही है, क्योंकि तस्दीक रहे, ये ताकीद रहे कि भारत कुछ कर रहा है, और भारत ही नहीं पूरे भारत के सारे लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने संकल्प लिया है, ये हम लोगों सबका साझा प्रण है कि 2047 तक हमें पूरी दुनिया के देशों के बीच एक विकसित देश के रूप में स्थापित होना है, और न केवल स्थापित होना है बल्कि पूरी दुनिया को राह भी दिखानी है इंसानियत की, मानवीयता की और परंपराओं की, ताकि हम अपने जो पूरी विश्व के कल्याण की कामना करते हैं वो यूं ही नहीं करते। और जब हम ये भावना रखते हैं सबके निरोगी होने की, सबके सुखी होने की, सबकी प्रगति की, तो हम यूं ही नहीं रखते, क्योंकि हम उन मानदंडों का अभिमान रखते हैं, मान रखते हैं, और परंपरा के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा का भाव भी रखते हैं। तो चलिए आज इस काव्यधारा में अपने तमाम अतिथि उनका सम्मान करने के साथ, उनको सुनने के साथ उनको विदा करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि हमारे स्टूडियो में आज आए और आपने अपनी सृजन, अपनी रचना और साथ में जो भावना है देश की, उसको प्रकट करने का काम किया है। तो हमारे तमाम जो साथी हैं, जो किसी भी आयु वर्ग में हो, किसी भी जाति धर्म मजहब से हों, लेकिन उनका एक ईमान और एक धर्म है, वो देश, और उस देश की एकता के लिए हम सबको बलिदान होने के लिए सदैव तैयार रहना है। तो मिलकर आगे बढ़ते हैं, हर तरह से भागीदारी के साथ अपनी भावना को प्रकट करते हैं, सबको जोड़ते हैं, जुड़ते हैं, जय घोष करते हैं, सुनते हैं जय घोष, और सुनते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।